हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा क्लास है। ठीक है, पिछली क्लासों में आप लोग को पढ़ाए थे मोलिकुलरिटी। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी के बारे में बताए थे कि स्लो स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को मोलिकुलरिटी कहा जाता है। ठीक है, ये पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए थे, एग्जाम्पल भी दे दिए थे। जो पीडीएफ जो भेजे हुए थे उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल था। ठीक है, आज आप लोग को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यह क्वेश्चन प्रिंटेड है, यह आपको प्रिंटेड है। ठीक है, 2021 के लिए यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से। रेट लॉ जो आप लोगों को पिछले क्लासों में पढ़ाए थे, रेट लॉ चाहे रेट लॉ क्वेश्चन, तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के घातांक के योगफल के बराबर होता है। यानी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, यानी गतिज समीकरण की व्याख्या में, जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के घातांक के योगफल के बराबर होता है। रेट लॉ का जो भी आपको जो एक्सप्रेशन जो होगा, और उसमें जो भी हमारा प्रतिकारी जो पदार्थ जो होता है, रिएक्टेंट जो मोलिक्यूल जो होता है, उसके सांद्रण के घातांक के योगफल के हमारा बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे समझिएगा सर सांद्रण के घातांक के योगफल के बराबर होता है, तो आपको अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, फ्रॉम एग्जाम्पल से समझा दे, सभी समझ में आ जाएगा। देखिए, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, यानी गतिज समीकरण के व्याख्या में, जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन जो होगा वो प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के घातांक के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए। उसको समझाने से पहले और बात ध्यान में रखिए। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है, इसीलिए इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रयोग के द्वारा डिफाइंड होता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी के बराबर होता है, केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो भी हमारा मोलिकुलरिटी का बराबर होगा, तब लोग जानते हैं कि मोलिकुलरिटी का मान नहीं पॉजिटिव होगा, बोला नहीं नेगेटिव होगा, नहीं फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, 3 से अधिक होगा नहीं, जीरो होगा नहीं। ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी का मान सिर्फ और सिर्फ होता है 1 2 3। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी के बराबर होता है, इसलिए इसका ही मान भी 1 2 और क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो सब तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को हम लिख दिए हुए हैं। ठीक है, मेन आज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल जैसे देखिए रहेगा H2G प्लस I2G, ये बनकर तैयार हो रहा है HI गैसेस, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सबसे पहला काम होता है हमारा केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन के बैलेंस के लिए यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, 2 से। अब आप लोग देखिए, यह हमारा रिएक्टेंट हो गया, देखिएगा ध्यान से, प्रतिकारक, और यह हमारा प्रोडक्ट हो गया, यह आपको हो गया प्रोडक्ट।
ठीक है। तो इसमें हम रेट लॉ के अनुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में पिछली क्लास में बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो जो हमारा बराबर जो होता है प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है रेस्ट बाय द सम पावर। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया के और रिएक्टेंट में क्वांटिटी है H2, ठीक है, और ये हमारा कौन सी है I2, ठीक है। और पिछली क्लासों में आप लोग को याद होगा इस पर P लिखे होंगे और इस पर क्या लिखेंगे हम Q। तो हम जानते हैं कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी इसका कोफिशिएंट जो होता है ना, वही P और Q का वैल्यू बनता है। तो देखिए H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पर मान रख देंगे 1, और यह आयोडीन का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी कितना होगा 1। जो हम रेट लॉ की इक्वेशन में इसको P लिखते थे, इसको क्या लिखते थे Q। ये रियल में कोफिशिएंट होता है, काहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है, एलिमेंट्री के लिए मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो ध्यान से, इसमें कोई पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह हो गया 1 और यह भी हो गया 1, कितना आ गया 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 2 आ गया, इसका मोलिकुलरिटी भी क्या होगा, मोलिकुलरिटी भी आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा मोलिकुलरिटी के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ये रेट लॉ इक्वेशन लिख दिए, ठीक है, और इसमें जो भी आपको रिएक्टेंट का जो भी आपको जो कोफिशिएंट जो होता है वही बनता है P और क्या बनता है Q। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितने बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग डिफिनेशन बताए थे गति नियतांक के समीकरण में जो भी हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के घातांक के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो रेट लॉ की इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो गया, इसका घातांक 1 और इसका घातांक कितना है 1, कितना गया 2, तो मोलिकुलरिटी में कितना हो गया 2, ठीक है। अगला आप लोगों को हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड एग्जांपल समझिए, टू NO गैसियस प्लस Br2 ब्रोमीन गैस इज इक्वल टू 2NO Br गैसेस, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि यह कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 3 आएगा, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम जाएंगे, आप लोग देखिए ध्यान से, यह हमारा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, और यह हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें लिखेंगे फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ये रेट ऑफ
रिएक्शन, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया बाबू हमारे के, और इसमें क्या है एनो ना, ये हो गया एनो, और ये क्या हो गया Br2। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट देखिए तो कितना है, एनो का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 आपको यहाँ पड़ा गया, और Br2 का कोफिशिएंट कितना है 1, यह कहाँ पड़ा गया यहाँ पर। ठीक है, इसका लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यह वैल्यू कितना आ गया 2 + 1 = 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया तो इसका मोलिक्युलरिटी भी कितना होगा, मोलिक्युलरिटी, तो मोलिक्युलरिटी भी कितना हो गया थर्ड। ठीक है, तो इस तरह आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकाला जाता है। ठीक है, और एग्जांपल आपको देखना चाहिएगा, तो और एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर एग्जांपल, NH4NO2 gaseous is equal to N2 + 2H2O N2 + 2H2O। ठीक है, इसका देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये आपको प्रोडक्ट हो गया। फ्रॉम रेट लॉ, फ्रॉम रेट लॉ के अनुसार जो भी हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट में क्या है NH4NO2, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 होने के कारण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 1, इसका मोलिक्युलरिटी भी कितना होगा, मोलिक्युलरिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, ताकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है मोलिक्युलरिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोग को पीडीएफ में बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, उसको आप लोग बनाइएगा, समझिएगा। ठीक है, आपको टोटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जा रहे अगला कॉन्सेप्ट, अगला आपको टर्म पढ़ाने। ठीक है, अगला जो भी है अगला जो कंसंट्रेशन जो टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं, अगला हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
देखिए अगला है जटिल अभिक्रिया। अब ध्यान से, जटिल अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में दो या दो से आपको अधिक स्टेप लगता है उसे कहा जाता है जटिल अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में यानी पूर्ण होने में दो या दो से आपको अधिक स्टेप लगता है उसे कहा जाता है जटिल अभिक्रिया। Those reactions are called complex reaction in which completely performed two or more than two step process, ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड होता है, समझिए ध्यान से, टिपिकल पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड होगा, बट कैसा, एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ऑर्डर तो हमारा एक्सपेरिमेंट के दौरान ही आपको मिलता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है वो आपको एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है, इसलिए उसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल आपको कुछ भी आपको हो सकता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होता है, ऑर्डर डिफाइंड होगा बट कैसा, एक्सपेरिमेंटली। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरा पीडीएफ में सब लिखा जा चुका है, ठीक है। उसको पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर उसको लिख कर तब सब आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आप लोग के एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कि कैसे आपको ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो देखिए, जब दो या तीन एलिमेंट्री रिएक्शन को जोड़िएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे ए प्लस बी रिएक्शन किया, बना लिया सी, और सी मिलकर क्या बना लिया डी। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आप लोग देखिएगा, ए प्लस बी रिएक्शन किया तो सी बना लिया, ये भी हमारा एलिमेंट्री हो गया, और सी टू कहाँ बना लिया, डी। देखिए अब सी से सी जो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल तो इस तरह नहीं किया जाता है, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल जो रिएक्शन जो आएगा वो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी। और बताइए इस रिएक्शन को देखकर हम कैसे समझेंगे कि कितना स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप का रिएक्शन है कि दो स्टेप का रिएक्शन है कि तीन स्टेप का रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को बनने में ए प्लस बी इज इक्वल टू डी कितना स्टेप लगा हुआ है, 1, और 1 कितना हो गया, 2। इस केमिकल रिएक्शन को संपन्न होने में 2 स्टेप लगा हुआ है, इसलिए यह जो रिएक्शन होगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे आपको ऑर्डर निकाला जाएगा और कैसे आपको मोलिकुलरिटी निकाला जाएगा, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई पूछेगा तो उसको बता दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में दो या दो से अधिक आपको स्टेप लगता है वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखिए ध्यान से, सपोज दैट ये हमारा हो गया ए प्लस बी, ठीक है, ये बन कर तैयार हो रहा है हमारा सी, ठीक है बाबू। और सी यहाँ पर बना रहा है क्या चीज, डी, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं यह जो रिएक्शन जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बन रहा है, ये हमारा एलिमेंट्री है। सीधे ए प्लस बी रिएक्शन के सी बना एलिमेंट्री हो गया, ये भी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन को आप जोड़िए, जब दो को एलिमेंट्री रिएक्शन को जोड़िएगा तो अपने आप आपको जो बन पर जो तैयार होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ताकि जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में दो या दो से अधिक स्टेप लगता है वहीं तक लगता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखिए तो बहुत ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है यहाँ पर, ये सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन गया, डी। अब कोई आपसे पूछेगा यह जो हमारा रिएक्शन हुआ ए प्लस बी
मिलकर क्या बन रहा है डी। यह कौन सा रिएक्शन हुआ, यह जो हमारा रिएक्शन हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कि आप ही लोग समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, क्या कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना स्टेप लगा हुआ है, 2 स्टेप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम रेट लॉ, इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा। ठीक है, तो रेट लॉ हम जानते हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। तो रेट लॉ में रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो प्रतिकारिक पदार्थों के सांद्रण के घातांक के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। योग के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर भी कितना हो गया 1। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ जो लिखेंगे इसमें सी आपको क्या बना रहा है डी, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया सी, तो पार कितना हो गया, केवल इस रिएक्शन के लिए यही ना रिएक्टेंट है, इतना आ गया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब लिखेंगे तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखिए तो इसलिए रिएक्टेंट ए और बी ना है। और प्रॉब्लम यह है कि देखिए ध्यान से, ये जो भी आपको जो पहले समझा दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे इधर ऑर्डर, यहाँ पर मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 1 2, और आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है किसके बराबर होता है, मोलिकुलरिटी की। ठीक है, ये भी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 1। एलिमेंट्री रिएक्शन के ऑर्डर किसके बराबर, मोलिकुलरिटी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कहिएगा सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो देखिए आपको बताया मोलिकुलरिटी जो होता है रिएक्टेंट में जितना मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है वही होता है हमारा मोलिकुलरिटी। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टोटल कितना रिएक्टेंट का मोलिक्यूल है 1 2 और क्या हो गया 3, लेकिन हमको दुइये ना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड होता है, बट कैसा, एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि फ्रैक्शन आ रहा है, उससे आपको मतलब ना है। आपको बस लिख देना है कि कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्डर डिफाइंड होगा, बट कैसा, एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर जो लिख रहे हैं हम 1 और 1 नहीं लिख सकते हैं, वही आपको जो पहले बताए थे पी और क्या हो गया क्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रहता था सिंपल सा लिख देते कोएफिशिएंट, इसका ऑर्डर डिफाइंड होगा, डिफाइंड ऑर्डर इसका डिफाइंड होगा, बट कैसा, एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर डिफाइंड बट कैसा, एक्सपेरिमेंटली। लेकिन इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ पर याद रखिए कैनॉट बी डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर डिफाइंड होगा, बट कैसा होगा, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा आप लोग नोट कीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है,
लिए ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आपको जितना आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थ्योरेटिकल जो टर्म था ये सबको हमने आपको बता दिया है, सबको डिफाइन कर दिया है, सबको समझा दिए हुए हैं। और अब इसका आएंगे हम न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपको हम अगले वीडियो में आपको पूरा आपको बनाना आपको सिखाएंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स तो होता है थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड होता है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर न्यूमेरिकल्स हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये सब पूरा आपको थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में सबका हम न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, ठीक है। और पीडीएफ जो भी आपको भेज रहे हैं, सबसे पहले पीडीएफ को लिखिए तो पढ़िए। अब पढ़ने के बाद मोबाइल निकालिए और सर्च मारिए मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेज, और जो भी आपको पीडीएफ है अपने सामने रखिए और बोर्ड और वीडियो को देखिए और मिलाइए। एक एक चीज़ आपको वहीं आपको लिखना है, जो भी आपको पीडीएफ में है वही एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस आपको कर रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का कॉपी है विद्यार्थी का, ठीक है, उसी विद्यार्थी की कॉपी से आपको हम मतलब कि सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसी को आपको बढ़िया समझा दे रहे हैं। आपको लगेगा कि क्लासे में आपको पढ़ाई आपको हो रहा है। और प्रॉब्लम यह है लाइव आने से दिक्कत यह है कि वीडियो तो ग्रांटेड है कि रुकेगा, आवाज़ क्लियर होगा कि ना होगा। हालांकि यूट्यूब पर आपको हम लाइव आएंगे बहुत जल्दी, यूट्यूब पर काम चल रहा है, ठीक है, सिस्टम बन गया है, लाइव आएंगे तो यूट्यूब पर आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस तरह पढ़िए, यही आपको हमको बेटर लग रहा है, कहीं आपको क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो भी पढ़िए परफेक्ट पढ़िए, ठीक है। अधद गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है बापू, बाय।